बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह कल हमने सर्वाइकल डिस्कस किया था, तो सर्वाइकल हो गया था। अब हम जाते हैं थोरेसिक की तरफ। ठीक है, तो मेनली थोरेसिक्स जो है, थोरेसिक T1 से लेकर T12 तक हमारे पास 12 वर्टिब्रास होते हैं। ठीक है, और कितने रिब होते हैं? रिब्स कितने होते हैं? 12 रिब होते हैं। उसमें फर्स्ट वन से लेकर रिब 1 से लेकर रिब 7 तक, इसको क्या कहते हैं? ट्रू रिब कहते हैं। और 7 के बाद 8, 9, 10 को क्या कहते हैं? फॉल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो आपके वर्टिब्रिक से या स्टर्नम के साथ तो वो जॉइंट नहीं बनाता, क्योंकि ये जो 7 वर्टिब्रास है तो ये स्टर्नम और डायरेक्ट जो है आपके थोरेसिक्स के साथ जो है जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 3 रिब्स है तो ये क्या करते हैं? ये आके आपके रिब्स के साथ दोबारा अटैच हो जाते हैं सामने फ्रंट साइड पे। ठीक है, मतलब बैक साइड से आके आपके रिब्स के साथ अटैच होते हैं, तो वो जॉइंट डायरेक्टली नहीं बनाता स्टर्नम के साथ। और फिर आखिर एक दो वर्टिब्रा होती है जिसको हम फ्लोटिंग वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये है रिब केज जो थोरेसिक है। अच्छा, अगर हम मसल्स की बात करें, बाकी वही एनाटॉमी है जो कि हमने इस सर्वाइकल में डिस्कस किया था, वही डिस्क है, वही चीजें हैं। ठीक है, सब इंक्लाइनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है इनकी। वो इंक्लाइनेशन हम जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे तो इंक्लाइनेशन का आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये इसका क्या, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये जो इंक्लाइनेशन वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब पेशेंट है, मिसाल के तौर पर ये थोरेसिक है। ठीक है, तो थोरेसिक में मेजरली हमारे पास कौन से मसल्स आ जाते हैं? हम डीप एनाटॉमी डिस्कस नहीं करेंगे, मेजर चीजें डिस्कस करेंगे। रोम्बाइड्स आ गया। रोम्बाइड्स आपके कहाँ पे होते हैं? स्केपुला और स्पाइन के स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट होके और आपके स्केपुला पे आते हैं, स्केपुला की मीडियल बॉर्डर्स पे आके। ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन होती है। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर होती है ट्रेप्स की, जिसमें आपके अपर ट्रेप्स और मिडिल ट्रेप्स और फिर लोअर ट्रेप्स T12 तक जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा मसल्स होता है। कौन सा मसल होता है? जिसको हम ब्रॉड मसल्स कहते हैं, लेटिमस डॉर्साई। लेटिमस डॉर्साई मसल जो होता है ना, ये बैक मसल में सबसे बड़ा मसल्स है। ठीक है, तो वो आपके जो है नीचे स्पाइनस थोरेसिक से शुरू के नीचे लंबर तक बीच जाते हैं और फिर वहां से रोटेट होके ऊपर आके फिर यहाँ पे आपके एंटल ग्रूव जो ह्यूमरस है वहां पे इंसर्शन होती है। ठीक है, तो ये पूरा बैक एरिया को कवर करके फिर यूं आके, तो बेसिकली क्या करता है? एडक्शन, आर्म की एडक्शन और इंटरनल रोटेशन में ज्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक, चले ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये मेजर मसल्स होते हैं। ठीक है, फिर हम तो साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे कौन से मसल्स होते हैं? सेरेटस मसल्स आ गए। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर हम चले जाए तो ये पेक्ट मसल आ गए। फिर पेक्ट के क्या होती है? माइनर होती है, मेजर होती है। इसी तरह रोम्बाइड मसल्स की भी माइनर भी है, रोम्बाइड माइनर और रोम्बाइड मेजर भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉमन मसल्स आ गए। ठीक है, और वर्टिब्रिस कितने होते हैं? 12 वर्टिब्रास होते हैं। अच्छा, अब इसके असेसमेंट के ऊपर, ये तो जनरल हम एक छोटा सा क्विक, क्या आप लोगों को आइडिया हो कि हम जो चीज टेस्टिंग कर रहे हैं, एक पार्ट एक सेगमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, और भी डीप स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन हम एक क्विक ये रिव्यू था। अच्छा, अब हम डायरेक्ट जाते हैं असेसमेंट की तरफ, चूंकि हमारा अभी जो सीरीज चल रहा है, जो क्लासेस चल रहे हैं, वो तो हम एनाटॉमी से शुरू करते हैं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तक जाते हैं। असेसमेंट के दौरान सबसे पहले आपने क्या करना है? थोरेसिक्स को चेक करना है कि आइदर इट इज मोबाइल और हाइपोमोबाइल। थोरेसिक्स की जो असेसमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है सर्वाइकल से, वो भी थोड़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, जो डिस्क रिलेटेड चीजों की, लिगामेंट रिलेटेड तो सेम होती है, बाकी अदरवाइज जो है जो असेसमेंट होती है वो भी डिफरेंट होते हैं। अब थोरेसिक की असेसमेंट हम कैसे करते हैं? थोरेसिक के लिए हम सबसे पहले जो है थोरेसिक की कर्व को देखेंगे। में नॉर्मल कौन सा कर्व होता है? काइपोसिस होता है। काइपोसिस होता है ना? यस सर। अब काइपोसिस को आपने चेक करना है। अब काइपोसिस ये है नॉर्मल या नहीं है नॉर्मल? ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को कहिए दोनों हाथ यूं रखे, दोनों हाथ यूं रखे। अच्छा, अब पेशेंट को आपने कहना है कि अपने एल्बोस को क्या करना है? टुवर्ड द थाई लेके आना है। एक होता है ना फ्लेक्जन करना, फ्लेक्जन नहीं करना, मतलब एकदम से डाउन ये आना, समझ गए ना? ये ऐसे, मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल आप फ्लेक्जन कराए, नहीं फ्लेक्जन में नहीं करा रहा, डायरेक्ट जो है एल्बोस और थोरेसिक्स को मैं ये टुवर्ड द थाई लेके आऊंगा। फिर यहां पे मैं जो है ये मैं देखूंगा कि
स्पाइन जो है ये प्रॉपर काइपोसिस में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये काइपोसिस में नहीं जा रहा तो फिर जो है, अब जिस तरह ये है ना, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटनिंग है, यहां से काइपोसिस शुरू हो गया, काइपोसिस यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग है। तो अब ये देखो, ये इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें इस तरह पता चलेगा कि अगर आपके पास हाइपोमोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी है तो इस तरीके से आप अभी और जाएंगे, सेगमेंटल वाइज जाएंगे कि ये कौन सा वर्टेब्रा था, कहाँ था, कैसे था, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये मेजरली आप सब कर को दे रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वापस उसी तरह हाथ रखे, इसी तरह नहीं न्यूट्रल पोजीशन में जाए। ठीक है, अब ये मैंने फ्लेक्जन चेक कर दिया, अब मैं एक्सटेंशन चेक कर रहा हूं। हाथ पेशेंट के हाथ में यू रख के और यहां पे मैं एक्सटेंशन में चला जाऊंगा, और अगेन वही सेम चीज जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पल्पेट करूंगा। स्पाइनस प्रोसेस को मैं पल्पेट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कहीं पे स्पाइन ऐसा तो नहीं है कि वो काइपोसिस में ही रह गया और वो वापस एक्सटेंशन में नहीं आया। ठीक है, और तो आपके नॉर्मली एक्सटेंशन में क्या होना चाहिए, अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो आपका स्पाइन जो है ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, या थोड़ा बहुत अगर लॉर्डोसिस में भी जा रहे तो मसला नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आप एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो तो हो सकता है कि आपके थोड़ा बहुत लॉर्डोटिक कर्व में भी आ जाए। वैसे तो काइपोसिस होता है, लेकिन एक्सटेंशन में थोड़ा बहुत अगर लॉर्डोटिक आती है तो ये मतलब नॉर्मल मोबिलिटी है। ठीक है, तो इसका अपर थोरेसिक्स में मैंने अभी मैं चूंकि असेस कर रहा हूं, मैं तो अभी आप लोगों के सामने असेसमेंट कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो है हमने दो चीजें फाइंड आउट कर लिए कि अपर थोरेसिक में इसके थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग है। ठीक है, अच्छा, फ्लेक्जन एक्सटेंशन तो हो गया। अब हम देखते हैं कि साइड बेंडिंग। अब साइड बेंडिंग मैंने कर दिया, तो अगेन फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ना, तो इसको मैं पल्पेट कर रहा हूं। बेसिकली ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ना, ये स्पाइनस प्रोसेस, तो जो दूसरी साइड है, जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं पेशेंट को राइट साइड पे क्या कर रहा हूं, बेंडिंग कर रहा हूं, तो इसका लेफ्ट साइड पे कन्वेक्सिटी बननी चाहिए और इस साइड पे कन्केविटी बननी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, आप इस स्पाइनस प्रोसेस को क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं अभी पल्पेट कर रहा हूं। अब ये देखो, यहाँ पे अगेन फिर वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग है, सीधा जा रहा है, ये देखो सीधा जा रहा है, फिर यहां से फिर कर्व शुरू हो गया, ये देखो अब ये कर्व शुरू हो गया, तो कन्वेक्सिटी यहाँ पे, तो मतलब अब ये चीज और कंफर्मेशन की तरफ जा रही है कि हाँ, अपर थोरेसिक जो है वो स्ट्रेट है, अपर थोरेसिक हाइपोमोबाइल है। अभी भी मैं कहता हूं कि अभी भी और भी हमारे पास असेसमेंट टूल्स है, इसको और भी टैकल करना है हमने, और चेक करना है कि आइदर वाकई में है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी तक 2-3 चीजों के अंदर तो ये चीज हमारे सामने आ गई कि अपर थोरेसिक जो है वो स्ट्रेट है। फिर इसी तरह जो है फिर मैं अगेन उस साइड पे चला जाऊंगा और अगेन फिर उसी तरीके से पलट कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद कपल मोमेंट और नॉन कपल मोमेंट, इसके बारे में तो आइडिया है ना, कपल मोमेंट होती है, नॉन कपल मोमेंट होती है। हाँ, कपल मोमेंट नॉन कपल मोमेंट का नहीं पता। कपल मोमेंट ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं थोरेसिक फ्लेक्शन कर रहा हूं और साइड बेंडिंग कर रहा हूं और सेम साइड पे मैंने रोटेशन कर दिया, तो ये है नॉन कपल मोमेंट, जहां पे मुझे स्टॉप मिल गया। अगर मैं कर रहा हूं कि फ्लेक्शन, मिसाल के तौर पर फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और अपोजिट साइड रोटेशन, तो यहाँ पे देखो ये मुझे स्टॉप नहीं मिल रहा, तो ये है कपल मोमेंट। अभी इसके बाद जो है पेशेंट्स के ऊपर हम जो है कपल मोमेंट्स और नॉन कपल मोमेंट चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वर्टेब्रा जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये पेशेंट है, वापस उसी तरह हाथ रखे। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, फ्लेक्शन कर लूंगा, साइड बेंडिंग कर लूंगा और सेम साइड रोटेशन कर लूंगा। तो सेम साइड रोटेशन में आपकी जो है, इधर देखें, अगर मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, और फिर सेम साइड एक साइड पे मैं बेंडिंग कर रहा हूं और फिर सेम साइड पे मैं रोटेशन कर रहा हूं, तो आपकी स्पाइनस प्रोसेस जो है ये अपोजिट साइड पे जाना चाहिए। तो फिर मैं देखूंगा कि इसकी स्पाइनस प्रोसेस जो है ये जो है राइट साइड पे मूव किया है कि नहीं किया है। मतलब ये कि लोअर स्ट्रेट रहेगा, लेकिन ये जो अपर वाला है क्या उसने मूव किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो आपने उसको देखना होता है। ठीक है, या अगर इस तरह मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, अगर एक्सप्लोजर ज्यादा नहीं होता ना, तो ये फाइंड आउट करना कि आया स्पाइनस प्रोसेस ने मूव किया है कि नहीं किया। अगर इस तरह मुश्किल लग रहा है तो फिर आप एक और काम कर ले, मैं आपके लिए आसान कर लेता हूं। आप ऐसा कर ले कि आप ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, इस स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान ये
अपना जो इंडेक्स जो फिंगर है ना ये रखे, मतलब ये स्पाइनस प्रोसेस और ये स्पाइनस प्रोसेस, मतलब मिसाल के तौर पर ये T1 है ये T2 है, तो T1 और T2 के दरमियान जो है अपना इंडेक्स फिंगर रखे और फिर मूवमेंट कराए, फिर आप फील कर ले कि क्या ये स्पाइनस प्रोसेस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे मैंने पल्पेशन कर दिया, फर्ज कर ले कि मैं आ गया C6 C7 के लेवल पे, मैंने इंडेक्स फिंगर जो है प्लेस कर दिया, यहाँ से मैंने पेशेंट को होल्ड कर दिया, फ्लेक्जन, ठीक है, फ्लेक्जन मैंने कर दिया, साइड बेंडिंग कर दिया और सेम साइड रोटेशन। अब जो है यहाँ पे जो है लोअर सर्वाइकल में स्पाइनस प्रोसेस मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा यहाँ पे तकरीबन ये T10 के लेवल पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं न्यूट्रल पोजीशन, फ्लेक्जन और फिर क्या साइड बेंडिंग और सेम साइड। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे मूवमेंट अच्छी है, यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो था वो स्पाइनस प्रोसेस मूव नहीं कर रहा, स्टिफनेस। तो ये क्या है, इंडिकेशन है। तो आपने अभी फ्लेक्जन में देखा, एक्सटेंशन में देखा, एक चीज तो हमारे सामने आ गई कि स्पाइन जो है वो मोबाइल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है ये स्पाइन के अंदर आप ये मोबिलिटी आप इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। थोरेसिक्स के अंदर हमारे पास एक और कंडीशन भी आती है जिसको हम कहते हैं T4 सिंड्रोम। अब T4 सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि आपके फिक्स्ड जॉइंट जो है वो लॉक हो जाती है, हाइपोमोबिलिटी बन जाती है और पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि मुझे जो है बैक में भी पेन हो रहा है, चेस्ट के अंदर भी पेन आ रहा है, इंटीरियरली और आर्म में भी जा रहा है। ये टिपिकली जो हार्ट अटैक वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना इसी तरह होते हैं। और हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आए हैं, वो काफी डरो होते हैं, उसके पास जब आते हैं तो उसके पास ECG भी होता है, इको भी होता है। तो मैं कहता हूँ कि ये क्यों क्या है, कह रहे कि ये अलामत है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक्सरे कराओ। अच्छी बात है इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन प्रॉपर जब डायग्नोज नहीं होता तो फिर यही हालात होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह कल एक पेशेंट आया, आप लोगों ने देख लिया था, मतलब उसको चेक किया है, मेडिसिन भी दिया है, लेकिन यहाँ पे आके क्या निकला, T12 फ्रैक्चर निकल आया। जब मैंने एक्सरे देखा तो एक्सरे में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने दोबारा जब एक्सरे रिपीट कराया तो T12 फ्रैक्चर निकल आया। अगर ये हमारे पास ना आता या मतलब इस तरीके से तो वो डायग्नोज ना होता। तो ये चीजें है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे पास इस तरह अनडायग्नोसिस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से डायग्नोज होके प्रॉपर जाते हैं। बेशक वो आपका केस है या नहीं है, अब फ्रैक्चर तो मेरा केस तो नहीं है ना, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए अब वो क्या है, TLSO बनेगा, वो PNO का काम है। लेकिन चूंकि चलो मेरे पास आया, मैंने चेक किया, मैंने चीज फाइंड आउट कर दिया, मैंने भेज दिया, तो पेशेंट के लिए तो इसलिए असेसमेंट के ऊपर ये बार ये बात मैं कहता हूँ, असेसमेंट के ऊपर फोकस करने बहुत ज्यादा जो है डीपली आप लोगों ने हर एक चीज हर एक सेगमेंट्स को देखना है, ठीक है। फिर सम टाइम फिर क्या हो जाता है कि रोम्बाइड जो मसल्स है, रोम्बाइड के ट्रिगर पॉइंट की वजह से भी, अगर रोम्बाइड में स्पाज्म है या ट्रिगर है, स्पेशली ट्रिगर पॉइंट, उसमें भी पेन जो है वो आर्म के अंदर चला जाता है। अगर रोम्बाइड के अंदर जो है क्या है, ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी C4 C6 से ब्रांचेस निकलते हैं ना, तो वो सेंसरी आपकी जो है ना, आपने सेंसरी वो जो पाथवे है ना उसको आपने फॉलो करना है। तो सम टाइम रोम्बाइड के अंदर जो पेन आती है ना, तो वो भी पेशेंट कहते हैं कि मेरे हाथ में, जरूरी नहीं है कि आपके पास पेशेंट आए ओके कि मेरे गर्दन में पेन है और वो हाथ में जा रहे, जरूरी नहीं है। सम टाइम रोम्बाइड से भी पेन निकल के अपर में जा सकता है, T4 सिंड्रोम की वजह से भी आर्म में नमनेस वगैरह जा सकती है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे रूल आउट करते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है थोरेसिक्स के अंदर एक और कंडीशन भी होती है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, TOS। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होती है, कुछ बताए। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होती है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ये होती है कि ये क्लेविकल है और ये फर्स्ट रिब है। क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान यहां से हमारे जो है कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, जिसमें क्या होती है, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, नहीं पता, नर्व्स, ये यहां से निकलते हैं। अगर किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी हाइपरट्रोफी मसल्स की वजह से उसके ऊपर कंप्रेशन आ गया, तो आपके पास जो है फिर वो उसके सिम्टम्स पॉजिटिव आएंगे। और उसमें भी अगेन वही होती है, हैवीनेस होता है, चेस्ट पेन भी होता है, ठीक है। और हो सकता है कि स्किन कलर भी चेंज हो जाए अगर सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन जो है अगर वो डिस्टर्ब है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास नमनेस आ जाए, पेरास्थीसिया वगैरह सिम्टम्स आ जाए, ठीक है।
तो उसको कैसे रूल आउट करना है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं रोज टेस्ट। सबसे पहले अपने पेशेंट को कहना है कि दोनों हाथ, दोनों बाइलेटरल हाथ जो है आप यू करें, एबडक्शन करें, ठीक है। फिर जो है हाथ जो है वो सीलिंग की तरफ कर ले, और फिर उसके बाद जो है एल्बो जो है वो फ्लेक्स कर ले 90 डिग्री पे, और स्केपुलर प्लेन पे आए, और फिर यहाँ पे 30 सेकंड के लिए पेशेंट को ये होल्ड, ये पोजीशन कराए, और पेशेंट को कहे कि अपनी उंगलियों को मुझे देखें, ये मूवमेंट्स करें, ये करें। तो 30 सेकंड्स के लिए आपने जो है इस मूवमेंट्स को आपने करना है। तो उसमें जो है ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, हैवीनेस, नमनेस, तो ये सिम्टम्स आएंगे अगर आपके पास थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, ठीक है। फिर उसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट में आएंगे, ठीक है। ये अभी असेसमेंट चल रहा है, ठीक है। अंदर आपने ये चीजें देखने, अपने मसल्स के देखना है कि रोमबाइड में कोई स्पाज्म या कोई ट्रिगर्स तो नहीं है, ठीक है। आप मसल्स आपने रूल आउट कर दिया, अपने स्पाइन्स को रूल आउट करना है, ठीक है। आपने हर एक स्ट्रक्चर को रूल आउट करने के आपके पास अगर पेशेंट आ रहे हैं तो किस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद